वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IS स्क्वायर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम हिस्ट्री के एनसीईआरटीज की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग उस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारे क्लासेस का मॉड्यूल कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें हम पहले एनसीईआरटी, उस कंसर्न्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स को उस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, और फिर उस डिस्कशन के बाद पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उस डिस्कशन के बाद हम उन क्वेश्चन से रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करने आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा एक टॉपिक होगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। इस मॉड्यूल में हम यही करने वाले हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, आधुनिक भारत के इतिहास को, आधुनिक भारत के इतिहास को एनसीईआरटी के थ्रू, है ना, एनसीईआरटी के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर वाइज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, इस चैप्टर को हमने लिया है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में इस इंग्लिश वाले में इसको ऐसे लिखा हुआ है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मतलब एक व्यापारिक कंपनी कैसे व्यापार करने के लिए आई थी और कैसे उसने क्षेत्र पर अधिकार करके उस पर शासन करने लगे। तो ये फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का एक पूरा जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे व्यापारिक कंपनी अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करती गई। भारत में जो स्थापित सत्ता थी, पहले जो शासन थे, जो राजाओं के हाथों में थी, उन्होंने इनका कैसे विरोध किया या इनके साथ कैसे रिएक्ट किया, ये पूरी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। हमारा ये क्लासेस मॉड्यूल आपके लिए कैसे लाभदायक होगा वो हम बताते हैं। आपके आने वाली एईडीओ एग्जाम के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले हैं। और बीपीएससी के प्रश्नों की अगर हम देखें हाल के पिछले कुछ एग्जामों में, तो एनसीईआरटी को काफी ज्यादा महत्ता दी जा रही है। हालांकि सिविल सर्विसेज के लिए हम एनसीईआरटी पढ़नी होती है, बट हम इसमें फोकस करेंगे। बीएसएससी के लिए भी जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट होगा, और बीपीएससी के लिए तो होगा ही होगा। तो इन तीनों एग्जाम्स को फोकस करते हुए, और अभी अभी हाल में अभी एसआई के लिए भी एक वैकेंसीज आई है, तो हम सब इंस्पेक्टर में भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस, उनको हम कैटर कर रहे होंगे थ्रू दिस एमसीक्यू सेशन। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब देखिए, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। उन्होंने, एक सेकेंड, ठीक है, उन्होंने वर्तमान भारत एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। अब इस पैराग्राफ में हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो 1707 ईस्वी है, वो एक टर्निंग पॉइंट टाइप सा हो जाता है। औरंगजेब की जो मृत्यु होती है 1707 में, उससे पहले का ये जो सीन है कि मुगल बादशाहों में सबसे शक्तिशाली औरंगजेब रहता है। उसके बाद तुलनात्मक रूप से उसके जैसा कुछ शक्तिशाली शासक नहीं होता है। उस कारण से इनके बाद तक जो छोटे बड़े बड़े जमींदार थे, जो सूबेदार थे, वो अपने पावर को और ज्यादा स्ट्रांग करने लगते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और उसका शासन अपने हाथों में लेने लगते हैं। और केंद्र से कम प्रभुत्व के साथ केंद्र का जो प्रभुसत्ता होती है उसको वो नकारने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे हम एक उदाहरणार्थ आपको समझाएं कि अगर एक बड़े पत्थर को हम तोड़ेंगे तो उसके छोटे छोटे 4-5 टुकड़े होंगे। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब मुगल साम्राज्य जैसा बड़ा एक शासक, जिसमें औरंगजेब हुआ, उसकी मृत्यु जब होती है और तुलनात्मक रूप से उतने अच्छे शासक नहीं आते हैं आगे, तो ये जो सूबेदार, ये बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ये अपना शासन अलग अलग तरीके से रियासतों में क्षेत्रीय रूपों से स्थापित कर लेते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है इनके शासन का। आगे देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर ये ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वो इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में हम यही सब देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड टू टेरिटरी का ये जो पूरा इवेंट है ये हुआ। ये देखिए, ये पिक्चर्स वगैरह हम देखते रहते हैं। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। अब ये केवल हेडिंग्स है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो ये आपको जानकारी होगी कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी कब हुई थी।
ये बात अगर आप कमेंट में हमें बताएं बिना इसको पढ़े हुए तो आप बता सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया, और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो ये इवेंट में भी पूछा जा सकता है कि ये घटना किस क्रम में हुई, कौन सी घटना के समय हुई? तो 1857 के क्रांति के समय हुई है, रिवोल्ट ऑफ 1815 के समय में बहादुर शाह जफर को देश से निकालने के लिए ऑर्डर मिला, उनके बेटों को मारा गया। आगे आते हैं, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब देखिए ये मैप है। जो होता क्या था कि पहले यहाँ थे ब्रिटिश आइलैंड, यहां से ये आते थे, यहां से ये ट्रेड करते थे, ऐसे ये खोजा गया केप ऑफ गुड होप और यहां से ये आने लगे। तब तक ये इजाद नहीं हुई थी, ये जो हम कहते हैं जो स्वेज कैनल होके यहाँ से ये रेड सी को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में जाने का रास्ता, ये अभी नहीं था, ये बंद यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरे शासकों का ये बोलबाला हो गया था। ये अब देखते हैं आगे। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये सब फैक्ट याद रखना है, से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि इंग्लैंड का कोई दूसरा व्यापारिक कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकती थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन में नहीं ला सकती थी। ये उनको एकाधिकार मिल गया, मोनोपोली हो गई वहां से। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। ये पूरा ट्रेड का इनका एक नक्शा था। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो वो तो ये यहाँ से करते ही थे, जो यहाँ के प्रोडक्ट्स थे, रॉ प्रोडक्ट्स, वो खरीदते थे काफी कम दामों पर, उसे यूरोप में बेचते थे। और जब धीरे धीरे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो यूरोप के अलावा वो फिर यहीं से रॉ प्रोडक्ट्स को खरीद कर फिर इंडिया में प्रोसेस्ड गुड्स के रूप में लाकर, फाइनल गुड्स के लाकर काफी ज्यादा ऊंची कीमतों पर बेचा करते थे। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी रुपये ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। अब बात यह थी कि जो मोनोपोली थी वो इंग्लैंड का कोई दूसरा कंपनी, ब्रिटेन का कोई दूसरा कंपनी नहीं आ सकता था, लेकिन दूसरे कंट्रीज के तो आ सकते थे। फ्रांस का आ सकता था, पोर्टुगल का आ सकता था, डेनमार्क का आ सकता था, ये सब तो आ सकते थे। तो यही हुआ, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ये याद है 1498 वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में ही पहली बार भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ये याद रखना है, किसने? वास्को डी गामा ने। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। तो कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। तो अगर हम क्रम के रूप में देखेंगे, आगे हमसे क्यूज में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है अभी कि हमने किस क्रम में बात की है। पहले पोर्टुगीज आ रहे हैं, फिर डच भी आए हैं, बीच में ब्रिटेन आए हैं, फिर डच आए हैं, ये फिर फ्रांसीसी आए हैं। अब देखिए, अब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री बाहर से यूरोपीय कंट्रीज आ चुकी हैं, व्यापार करने के लिए आ चुकी हैं, लेकिन क्षेत्र तो उनका एक ही जैसा है। तो अब जब उनके अधिकारों आपस में टकराएंगे, उनके जो हित हैं वो आपस में टकराएंगे, तो दोनों के बीच में युद्ध, लड़ाई होना लाजमी है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। ये देखिए, अब व्यापार करना है, सपोज किसी को कॉटन चाहिए तो कॉटन तो सारी कंपनी खरीदेंगे, ये भी चाहेंगे, ये भी चाहेंगे, क्योंकि यूरोप में ये सारे बेचना चाहते हैं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी, तो कॉटन और क्या हो जाएगा, सिल्क की दो चीजें देख लेते हैं, काफी मेजोरिटी में थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। अब हम देखेंगे कि ये सब क्या है, स्पाइसेस है। और स्पाइसेस और यूरोप का जो हम क्लाइमेट देखेंगे, उस यूरोप के क्लाइमेट में अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, टेम्परेट जोन है। ऊपर और जाएंगे तो और ठंडे एरियाज मिलेंगे हमें, तो उनमें ये जो स्पाइसेस थे इनका काफी ज्यादा योगदान हो जाता था, वहां काफी ज्यादा डिमांड होती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। वही था कि भाई इस क्षेत्र में एक ही कंपनी हो सकेगी, तभी उसको प्रॉफिट होगा, दूसरे कंपटीशन को या तो बाहर कर सकते थे,
लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब सपोज फ्री में कोई चीज बट रही है और 5 लोग हैं, तो 5 आपस में लड़ेंगे ही कि कौन कितना ज्यादा उसे एक्वायर करे। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिला, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाजों को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ा कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। जो व्यापारिक चौकियां होती थी, जहां से सामान लाया जाता था, इंपोर्ट कराया जाता था, फिर यहां से भेजा जाता था, वहां पर किलेबंदी की जाती थी। अपनी बस्तियों को किलेबंद फोर्टिफिकेशन हो रहा था अपने एरियाज का, और ये सब दूसरे देश में जाकर वहां के राजाओं, महाराजाओं, वहां जो भी शासन में है अभी, उनसे या तो परमिशन लिया हुआ है कहीं पर, या कहीं पर भी नहीं भी है। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार एक व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कैसे हुआ। तो अभी तक के इस यूनिट में हमने जो भी पढ़ा वो हम समझ चुके हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ रही है, उसके साथ साथ दूसरी कंपनीज भी यहाँ पर आ रही हैं जो यूरोप की कंपनीज हैं, और अपने हितों के टकराव के कारण कैसे ये आपस में लड़ने वाले हैं, और भारत के शासक का भी क्या प्रभाव रहेगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो हम देखने वाले हैं। हाँ, आपसे एक शुरू में प्रश्न पूछा था कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, अगर एक लाइन में, सेंटेंस में हम कहें, अगर एक सेंटेंस में आपको समझाना हो कि व्हाट इज दिस होल मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, तो आप कैसे बताएंगे? प्लीज कमेंट में बताएं, डू कमेंट। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर क्या है ये, आप कैसे समझ पाते हैं इस पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को? ये पूरी प्रक्रिया किससे संबंधित थी, किससे नहीं थी, कैसे आप एक शब्द में, एक लाइन में समझाएंगे? ये आपका इसका रहेगा प्रश्न, आप इन्हें जरूर बताएं। आइए अब आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहां से अपना काम चलाते। इस व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, व्यापारियों को कहा जाता था। फैक्ट्रियों में वेयर हाउस था, ये फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता। यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं होता था, जो चीजें यहाँ बनती थी उसको लाकर वहां वेयर हाउस के रूप में स्टोर किया जाता था, और वहां से फिर वो यूरोप में भेज रहे होते थे। यहीं पर उसे दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें एक था कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बना। ठीक है, यानी कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? कलकत्ता बनता है। देखो, कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर, ये तीनों मिलके क्या बनता है? कलकत्ता तब बनता है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब ये उन्हें मुगल सम्राट के पास, जो औरंगजेब उस समय था, उसको इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि एक शाही आदेश वो जारी कर दे जिसमें ऐसा ये हो कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान दे दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। तब ये बात ध्यान देना है। सपोज औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, वो फरमान जारी किया कि केवल कंपनी ऐसा करेगी, जो भी व्यापार, उसमें उसको कोई शुल्क जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते और उन्हें यह छूट नहीं थी। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर ये करते लगते थे, उनको तो शुल्क देना था। तो इस फरमान का, ये जो फरमान है, इसका ये मिसयूज होने लगा। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। बंगाल राजस्व वसूली कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते? अब आ गया आर्थिक हितों का टकराव। अब भाई, जिस क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हो, उस क्षेत्र का जो शासन, उस समय वहां का जो नवाब है मुर्शिद कुली खां, उस मुर्शिद कुली खां के पास ये, उसकी जो बंगाल की राजस्व है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है भाई? तो आप चीटिंग कर रहे हो। आप फरमान, जो आदेश हुआ था कंपनी को शुल्क नहीं देना है, जबकि निजी व्यापारी भी उसका दुरुपयोग कर कर शुल्क नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में
दोनों के बीच टेंशन बढ़ना था ऑब्वियस। आइए, व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो हो गया था, बंगाल बना, अवध बना, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, उधर हैदराबाद, ये सारे क्षेत्रों में नए नए क्षेत्रीय ताकतों का उदय हो चुका था। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो ये क्रम याद रखना है। कौन है पहले? तो मुर्शीद को लिखा है, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना है। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अब कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार पर अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। कहा कि मैं आपको अधिकार नहीं दूंगा, बल्कि आपको हमें देना होगा। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कहा कि ये किलेबंदी आप किससे पूछ कर रहे हो, ये क्षेत्र हमारा है, आपको व्यापार करनी है, आप व्यापार करेंगे, उसके लिए हमें देंगे टैक्स, और ये किलेबंदी नहीं करेंगे। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली कम होती जा रही है, जो बात बिल्कुल स्पष्ट और सही थी। और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। देखिए, नवाबों के पास ताकत कहां से आ रही थी? एक तो सेना उनकी अपनी जो भी थी, दूसरा आर्थिक राजस्व जो था उनका, राजस्व गड़बड़ा रहा था। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमान करने का प्रयास किया। तो अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि युद्ध आगे आने वाला है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कह रहे कि भाई ये सब जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे ट्रेड के लिए काफी ज्यादा हैम्परिंग है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, है ना। लेसेज अफेयर, जो बाद में आप देखोगे किस प्रकार की चीजें हमने इकोनॉमिक्स में अभी तक पढ़ी हैं, कि लेसेज अफेयर चाहिए हमें, मतलब कम से कम सरकार का क्या चाहिए, उसमें हस्तक्षेप चाहिए। और यहाँ सरकार का मतलब ग्रेटर सेंस में हम अभी नवाबों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो ये सारी चीजें करनी होगी। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में हुई। तो प्लासी का बैटल हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे भी एक प्रश्न दिया हुआ है कि जैसे प्लासी का नाम यह किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम पलासी था, पलासी। अंग्रेजों ने बिगाड़कर पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी, यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है, और इससे क्या बनता है? गुलाल बनाए जाते हैं लाल फूलों से, जो होली में इस्तेमाल होता है। चलिए आइए। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। अब देखिए, कंपनी को एक ऐसा आदमी चाहिए था, पपेट चाहिए था, ठीक है, जिसको हम नवाब बना दें और उसके बाद जो हम कहें वो हमारे अनुसार करे। कि हम कहें कि ये नीति ऐसा बना दो, हमें टैक्स फ्री कर दो, हमें और पैसे दो, ये सब करने के लिए वो एक पपेट चाहता था, कठपुतली नवाब चाहता था। जबकि सिराजुद्दौला, हमने शुरू में पढ़ा कि नहीं मुर्शीद कुली खां, नहीं अलीवर्दी खां और नहीं सिराजुद्दौला, इनमें से कोई कमजोर शासक नहीं था। वो विल उनके पास था, वो अपना डिसीजन ले रहे होते थे कंपनी के अगेंस्ट में। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। तो अब यहां पर कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होने लगती है कि कैसे हम जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट के लोग हैं उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली ऐसे में जो नवाब बनाने में। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। अब सपोज शासक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कंपनी एक बाहरी कंपनी थी, ये कैसे डिसाइड कर सकती थी, इंटरफेयर कर सकती थी? ये आप समझिए, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स हम पढ़ रहे होते हैं, किसी देश में सिविल वॉर चल रहा है, सपोज जैसे कहीं पर भी पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है, या सीरिया, सपोज कहीं पर भी सिविल वॉर चल रहा है, और अगर कोई दूर का देश जिसका कोई उस देश से लेना देना नहीं है, वो जाकर वहां पर अपनी राय दे, उसमें कुछ इंटरवेन करके कुछ बोले, तो ये हो सकता है ना कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ये सब बातें थी। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ये कौन शासक रहेगा नहीं रहेगा, ये राजनीतिक मामला हमारा है, ये आपको टांग अड़ाना नहीं चाहिए।
किलेबंदी रोकने के लिए कहा, बकायदा कहा कि राजस्व चुकाना पड़ेगा आपको। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। सिराजुद्दौला ने इस पर अटैक कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर गोदाम पर ताला डाल दिया। भाई, अफसर पकड़े गए जो भी वहां पर मौजूद थे उस समय, और गोदाम पर ताला लगा दिया गया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेजी जहाजों को घेरे में लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। यहीं पर ये ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला से गलती है कि वो पूरी तरीके से मतलब उनको खत्म नहीं कर पाए, वहां पर वो ताला बंद कर दिए। फिर वो आते हैं, देख, ये अंग्रेजों का पॉलिसी था, ये ब्रिटिशर जो भी यूरोपियन कंपनीज थे उनकी पॉलिसी थी। पहले वो चीजें करते थे, है ना, पहले फाइट करते थे। शुरू में था कि पहले वो किया, फिर आकर माफी वाफी भी इन सबसे मांग लिया, ठीक है, अपॉलॉजी कर ली कि ठीक है आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हमसे ये गलती नहीं होगी, हम आपको टैक्स भी देंगे, ये भी करेंगे, हम लोग ट्रीटी वगैरह कर लेते हैं शुरुआत में। बाद में ये अपॉलॉजी वाला सेशन खत्म हो जाएगा, ये ट्रीटी कर लेते हैं, फिर ये मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है हम आपको ऐसा ऐसा करते हैं, और फिर वो जाकर फिर यहीं पर अपने क्षेत्राधिकारों को बढ़ाने लगते हैं और फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो ये एक एक तरीके से साइकिल चलता है इनके लिए। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी ने के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब देखिए, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये अभी मद्रास में काम कर रहा था, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में था, और वहां से ये बोट के माध्यम से कैलकाटा पहुंचता है। ये यहां पर था और यहां से ये अभी यहां पहुंचता है। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन हॉल स्ट्रीट के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। ये उसी का चित्र है कि जो डिस्कशंस हो रहे हैं, कंपनी कौन सी डिसीजन इंडिया में ले रही है, क्या कर रही है, उन सब का डिस्कशन वहां इंग्लैंड में हो रहा है। इस सेना को नौसैनिक बेड़ों की मदद से मिल रही थी, बेड़े की मदद भी मिल रही थी। जो कौन सी सेना थी? जो ब्रिटिशर्स की रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, जो नेवी से आ रहा था मद्रास से। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय के सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना को नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। जैसे मीर जाफर उसका सेनापति था जो अंग्रेजों के साथ मिल चुका था, उसकी आंखों में भी नवाब बनने की वो सपने थे, वो क्षमताएं तो थी नहीं लेकिन सपने थे जिसके बारे में वो सोचा करता होगा। और अंग्रेजों ने उस ड्रीम्स को, उसके उस पाइपलाइन ड्रीम को देखा और कहा कि मैं तुमको, मीर जाफर को नवाब बनाऊंगा, और इस कारण से उसने सेनापति हो रहते हुए सिराजुद्दौला को धोखा दिया और मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। आप सपोज आप 5 दोस्त कहीं लड़ने जा रहे हैं और आपके 2 दोस्त आपके साथ साथ में जा रहे हैं और बीच में ही लड़ाई के मैदान में जहां लड़ाइयां हो रही है वो 2 लोग गायब हो जाए, वो यही हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला का हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो ये प्लासी का बैटल इसमें इस प्रकार से हो रहा होता है। अब आइए देखते हैं, इसमें देख लेते हैं यहाँ बॉक्स में क्या है। संपन्नता का आश्वासन क्या था भाई, क्या कहा प्लासी के बाद इसने? इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। अब आप एक बात समझिए, आप अगर काफी कम दिनों में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, आप अगर आप स्वयं अपने आप पे सोचिए कि अगर आप काफी कम दिनों में बहुत सारे धन को इकट्ठा कर लें, बहुत सारी कार्स खरीद लें, प्रॉपर्टीज हो जाए, तो आपके पड़ोस वाले भी सोचेंगे कि आखिर ये ऐसा करता क्या है कि इस इतने कम दिनों में ये सब हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के साथ भी यही था, ठीक है, ऑफिशियल्स के साथ भी यही था। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आता था, एक मामूली सा क्लर्क की सैलरी ना इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े अधिकारी के सैलरी से भी काफी अधिक हो जाती थी। और जब ये यहाँ से वापस जाता था तो वहां इंग्लैंड में जाकर वो वहां काफी ज्यादा लैविश लाइफ जीता था, एक पूरी तरीके से लग्जरी के रूप में, ठीक है। और ये सब वहां के लोगों को ठीक नहीं लगता था, इसलिए बार बार वहां के संसद को, वहां के पार्लियामेंट पे ये दबाव बनाया जाता था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में लाएं। आगे हम देखेंगे, जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ेंगे आगे, उसमें आएगा ये बात। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और विश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज साम्राज्य के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। देखिए क्या है चिट्ठी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज
सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को ये लेटर भेज रहा है। क्या भेज रहा है? लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। ये समझा रहा है कि देखिए अब क्या क्या हमने अचीव किया है एज अ कंपनी। एक कंपनी इतनी बड़ी समृद्ध रियासत पर कब्जा कर ले रही है, इसमें क्या परेशानी है आपको? क्योंकि लोग वहां खुश नहीं होते थे। आगे देखते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ठीक है, ये डिसाइड हो गया था कि भाई अब कंपनी शासन में आ चुका है। मतलब पहली जीत थी जहां पर भारतीय शासक हारते हैं और ये उस पर प्रभुसत्ता स्थापित करती है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासक की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं था। अब देखिए ब्रिटिश यहाँ पर काफी ज्यादा क्या थे, वो होशियार थे। वो जानते थे कि अगर वो डायरेक्ट तरीके से अगर शासन में आते हैं तो डायरेक्ट तरीके से इतने कम समय में शासन में आने में क्या होगा कि लोग इसका क्या करेंगे, विरोध करने लगेंगे, लोग इसका प्रोटेस्ट करने लगेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगा बाहर के शासकों का। इसलिए वो कठपुतली शासक के रूप में वहीं के शासक को बनाए रखता था और पूरी तरीके से उसका डोर अपने हाथों में रखता था। उसका मूल उद्देश्य तो था व्यापार करना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो क्यों उसे सीधे अपने हाथों में कब्जों में मतलब शासन को लेना था? उसका पूरा फोकस तो था वो राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही नहीं थी। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता अभी आसान नहीं है, क्योंकि जिससे वो कठपुतली नवाब समझ रहे होते हैं वो वैसा होता नहीं है। पूरी तरीके से उनके इशारों पर वो चल नहीं रहा होता है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलता, क्योंकि वो कठपुतली है तो वो तो नवाब है। उसके प्रति उसकी जो कुछ जिम्मेवारियां हैं अपनी प्रजा के प्रति, कभी उसको भी उसे निर्वाह करना है। आखिरकार उन्हें अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखा कि भाई एक और आदमी को खोजो, ये ठीक काम नहीं कर रहा है, इसे बदलो और एक और को बनाओ जो हमारे लिए काम करे। तो मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई। पहले हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, कितना था 1757। अब हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये पूरा क्रोनोलॉजी हम समझ रहे हैं। तो उसको भी हराना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। मीर कासिम को तो नवाब बना दिया था, लेकिन फिर मीर कासिम भी वही हमने पढ़ा है, मुंगेर में वो फैक्ट्री लगाता है बंदूक की। दूसरे जो यूरोपियन कंपनीज होती है उनसे वो अपना रिलेशन स्टैब्लिश करने लगता है। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, हमें अब खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये अब देख रहे हैं हम एक कैसे ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी कैसे क्षेत्र पर शासन करने वाली कंपनी के रूप में तब्दील हो रही है। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई कि भाई अब जो राजस्व इकट्ठा करना, उस पर शासन करना, उस क्षेत्र का पूरा अधिकार इसे ही मिल गया। हमने पढ़ा है कि जो कौन सी संधि हुई है, इलाहाबाद ट्रीटी। दीवानी बंगाल बिहार उड़ीसा का तो इससे मिल ही जा रहा है 1765 में। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदने पड़ती थी। है ना, वो वहां से सोने चांदी लेकर आते थे और यहाँ से चीजों को खरीद कर ले जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, वो पैसे भी यहीं से जनरेट कर रहे होंगे। जो उनके पास रेवेन्यू आएगा अब, वो रेवेन्यू भी यहीं का होगा पैसा, और यहीं से जनरेट करके यहीं की चीजों को खरीद कर अब वो इंग्लैंड ले जाएंगे। इसकी वजह थी उसे ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने पूरे खर्च चला रही थी। मतलब जो उस
बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये जो पूरे क्षेत्र थे इस पे जो दीवानी का अधिकार मिल गया इसे इलाहाबाद संधि के थ्रू। यहीं से जो रेवेन्यू का जनरेशन हो रहा था उसी से कंपनी अपना सारा खर्च चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़े भी खरीदती थी, फौजों को भी संभालती थी, कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की भी लागत बन बैठी थी। अब हम इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, इनमें बहुत सारे अभी मैसूर का साथ आएगा, मराठा के साथ का आएगा, कैसे कैसे उनका ये मिश्रण होता है ये हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। तो हमारा इस वीडियो का आपने ये समझा कि हम पूरी एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट में हम उसमें एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उसे उस तरीके से फिर पूरा हमारा चैप्टर हमारे कब्जा में होगा। किसी तरीके से किसी प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आप उस स्थिति में होंगे कि आप उसका सही उत्तर दे पाए। ठीक है, थैंक यू।